कोठारी कमीशन की बात करते हैं तो भारत के आज़ाद होने के बाद में कॉलेज शिक्षा, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षा के लिए राधाकृष्णन कमीशन 1948, मुदालियर कमीशन 1953 ने काम किया था। लेकिन स्कूली शिक्षा के संदर्भ में 1964 में गठित कोठारी कमीशन ने महत्वपूर्ण काम किया। कोठारी कमीशन की जो महत्वपूर्ण अनुशंसाएं हैं वो निम्नलिखित। इसमें पहला बिंदु है 1986 तक सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। दूसरा बिंदु वोकेशनल कोर्स और विज्ञान तकनीकी शिक्षा पर जोर देना। तीसरा बिंदु नेबरहुड स्कूल। चौथा बिंदु मातृभाषा में शिक्षण, क्षेत्रीय भाषाओं में स्नातक स्तर तक शिक्षण। पांचवा बिंदु विज्ञान व गणित की शिक्षा एवं विशिष्ट स्तर तक सबके लिए अनिवार्य करने को लेकर के बात हुई। और छठा बिंदु देश के आधुनिकीकरण में विज्ञान शिक्षा बेहद जरूरी। तो ये 6 बिंदु यहाँ पर आपको कोठारी कमीशन के अंतर्गत ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञान शिक्षण में आए बदलावों में कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं कि प्रयोग विज्ञान शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है, प्रयोग करके सीखना। और इसके अंतर्गत भारत में कम लागत के प्रयोगों को विकसित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए। यूनिसेफ और एनसीईआरटी ने साइंस एंड डूइंग के आधार पर पुस्तकें, वर्कबुक, साइंस किट, शिक्षक निर्देशिकाएं पुस्तकें तैयार करी और कुछ स्कूलों में प्रशिक्षण भी किया। तो ये कुछ बिंदु यहाँ ध्यान रखना है। और इसके बाद में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 1975 की अपन बात करते हैं, जो कि महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना है। इसमें 1975 से पहले ज़्यादातर राज्यों में कक्षा 7वीं 8वीं तक विज्ञान एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता था। पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का जो निर्धारण है ये राज्य स्तरीय संस्थाएं करती थी, इसलिए विषय वस्तु एवं शिक्षण प्रक्रिया में राज्य दर राज्य फ़र्क होता था, अलग अलग राज्य में डिफरेंस देखने को मिलता था। 1975 में राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक समिति ने एक नीतिगत दस्तावेज बनाया, द करिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल ए फ्रेमवर्क। इसे हम पहला एनसीएफ भी कह सकते हैं। इस दस्तावेज ने विज्ञान शिक्षण के बारे में कुछ अनुशंसाएं की जो कि निम्न प्रकार है। तो सबसे पहला जो एनसीएफ आया था सबसे पहले नंबर पे 1975 का, तो उसमें क्या अनुशंसाएं करी गई कि विज्ञान शिक्षा कक्षा 10वीं तक अनिवार्य करी गई और प्राथमिक स्तर पर विज्ञान और सामाजिक अध्ययन को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाए और विज्ञान को विभाजित रूप में पेश करने की बजाय एक समेकित नज़रिया अपनाया जाए। तो ये 1975 के पहले जो एनसीएफ आया था उसमें बात हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की बात करते हैं तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा के लिए एक नीति प्रस्तावित करी गई। इस नीति की वजह से एनसीएफ 1988 का रास्ता तैयार हो सका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विज्ञान शिक्षा संबंधित प्रमुख अनुशंसाएं इस प्रकार से हुई थी। तो पहली क्या बिंदु ध्यान में रखा गया इसमें कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाए, पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरा बिंदु माध्यमिक स्तर पर विज्ञान की पढ़ाई एक विषय के रूप में होना चाहिए, न कि विभिन्न विषयों की धाराओं में बंट करके। तो ये आपको 1986 वाली शिक्षा नीति के अंतर्गत ध्यान रखना है। इसके बाद में स्कूलों में विज्ञान शिक्षा को लेकर के जो सुधार हुए हैं उनमें बात आती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रावधानों के अनुसार में विज्ञान शिक्षा के स्तर में सुधार लाने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में विज्ञान शिक्षा सुधार योजना 1987-88 से शुरुआत हुई। इस योजना के तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता दी गई। इसके तहत राज्य सरकारों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान किट उपलब्ध करवाने, प्रयोजनशालाओं की स्थापना, वर्तमान प्रयोगशालाओं का स्तर बढ़ाने और शिक्षकों को प्रशिक्षण देने, विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय सुविधा मुहैया करवाने जैसे कार्य पूरे करने थे। इस योजना का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा था भारत के स्कूली विद्यालयों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना। तो ये बिंदु ध्यान रखना है। इसके बाद में जो एनसीएफ आया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1988 वाला, तो इसके कुछ बिंदु आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय दुनिया में कई मुद्दे हावी हो गए थे, जैसे निशस्त्रीकरण, परमाणु अप्रसार, मानव अधिकारों की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, ओजोन परत को खतरा, ग्रीन हाउस गैसों से गर्म होती जा रही धरती। इसके साथ साथ भारत में अनेक शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चों के सीखने के सबर में शिक्षक की सहजता के रूप में भूमिका जैसे विचारों को वास्तविक धरातल पर लाने की कोशिश चल रही थी। उपयुक्त बिंदुओं के अलावा 1988 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में राष्ट्र स्पष्ट तौर पर हमारी राष्ट्रीय एकता और अस्मिता, सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण मुद्दों पर वैश्विक नज़रिया, शिक्षक की भूमिका, सृजनशीलता के अनुभव, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसी बातों को आसानी से देखा जा सकता है। और इनका जो मिला जुला रूप है वो स्कूली किताबों में देखा जा सकता है। पाठ्य पुस्तकों और शिक्षक प्रशिक्षण जो सामग्री है इनसे संबंधित सामग्री भी दिखाई देने लगी है। तो ये बिंदु यहाँ ध्यान रखने हैं। इसके बाद में एनसीएफ 2000 वाला जाता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 की बात करते हैं।
तो इसको लेकर के कुछ सुझाव जो सामने आए थे, पहला सुझाव था विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन सामाजिक विज्ञान अध्ययन में बांटने के बिना पढ़ाया जाए, बिना बांटे इनको पढ़ाया जाना चाहिए। सामाजिक अध्ययन और विज्ञान में इनको दो पार्ट में बांटा ना जाए। दूसरी बात सामने आई कि उच्च प्राथमिक और प्राथमिक जो स्तर है, माध्यमिक स्तर पर विज्ञान के बदले विज्ञान और प्रौद्योगिकीय विषय को पढ़ाया जाए, जिसमें विद्यार्थी वैज्ञानिक और तकनीकी जनित साक्षरता से बेहतर रूप से परिचित हो सके। तीसरा बिंदु, उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान को अलग अलग संकायों भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के रूप में ही इनको बांटा करके पढ़ाए जाने को लेकर के जारी रखा जाए। तो ये बात रही। और उसके बाद में जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 वाला आता है, तो इसमें कुछ बातें सामने आई हैं। तो ज्ञान को स्कूल से बाहरी जीवन से भी जोड़ करके और पढ़ाया जाए और पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित करा जाए। पाठ्यचर्या का ऐसा संवर्धन ताकि बच्चों के चहुमुखी विकास के अवसर मिलें और केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा ना हो, उनका चहुमुखी विकास हो, तो इस बात को सुनिश्चित करना। परीक्षा को अपेक्षाकृत लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, हर चीज़ का प्रैक्टिकल करा करके और उनको समझाने पर जोर देना और पर्यावरण परिवेश की चिंताओं या सरोकारों के प्रति सक्रिय चिंतन कराना। इस तरह से 1960 के दशक से शुरू हुए बदलावों ने विज्ञान पाठ्यचर्या, विषय वस्तु, शिक्षण विधि, प्रयोग सामग्री, शिक्षण प्रशिक्षण आदि में उल्लेखनीय परिवर्तन करे हैं। कई राज्यों ने एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई पाठ्य पुस्तकों और विकसित दृष्टिकोण को अक्षरशः या राज्य की ज़रूरतों के मुताबिक बदलावों के साथ में अपनाया है। तो इस तरह से ये बिंदु ध्यान रखने हैं। और विज्ञान शिक्षण में जो नवाचार हैं, जो वैकल्पिक सोच है, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर किन कमियों को पाया है? मूल्यांकन में पारंपरिक स्रोतों में, पारंपरिक तरीकों में कमी आई है और पाठ्य पुस्तकों में अवधारणा या तथ्यों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रही है। विषय वस्तु और बच्चे की समझ और स्तर में काफ़ी अंतर है। विज्ञान शिक्षण के तरीकों या विधियों में खामी है। रटने पर काफ़ी जोर है। अवलोकन, प्रयोग करना, विश्लेषण, अवधारणा की समझ पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था और परीक्षा में सारा जोर ज़्यादा अंक लाने पर है। तो इस तरह के जो काम थे, इनको हटाने के ऊपर यहाँ पर अपने स्तर पर वैकल्पिक पाठ्य सामग्री, परीक्षा सुधार, प्रशिक्षण जैसे पहलुओं पर काम किया। कुछ राज्यों ने शासन से स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर के नवाचार जो कार्यक्रम थे, इनका परीक्षण किया। भारत के विभिन्न राज्यों में पिछले 4 दशकों में विज्ञान शिक्षण के उल्लेखनीय नवाचारी कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं। पहला नवाचार कहाँ हुआ? होशिंगाबाद विज्ञान शिक्षण जो कार्यक्रम है, होविशिका। यह कार्यक्रम 1972 में मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से होशंगाबाद जिले की शासकीय माध्यमिक शालाओं में शुरू हुआ। यह जो कार्यक्रम है, इसका संचालन एकलव्य संस्था ने किया और 2002 में मध्य प्रदेश शासन ने इस कार्यक्रम की कई विशेषताओं को अंगीकार करते हुए इसे नवाचारी कार्यक्रम को आगे जारी रखने का निर्णय लिया। और लगभग 1000 स्कूलों में चलने वाले इस कार्यक्रम की निम्न विशेषताएं रही हैं। तो पहली विशेषता देखिए, कक्षा 6, 7, 8 के लिए गतिविधि आधारित पाठ्यपुस्तकों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण, सस्ती व आसपास मिलने वाली सामग्री से तैयार की गई विज्ञान किट, कक्षा में विद्यार्थियों को समूहों में बांट करके गतिविधि करवाने की कार्यनीति, प्रायोगिक जो परीक्षा है इसकी माध्यमिक स्तर से शुरुआत और लिखित व प्रायोगिक दोनों में ओपन बुक परीक्षा प्रणाली अपना करके विद्यार्थियों पर दबाव कम करना, शिक्षकों से सतत संपर्क और मदद के लिए मासिक बैठक, अनुवर्तन, सघन दौरे आदि किया जाना। तो ये बात ध्यान रखनी है। भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्र बम्बई, इसमें देखिए 1960 के दशक के अंत में टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के कुछ वैज्ञानिकों ने देश में विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए रुचि दिखाई। इन वैज्ञानिकों ने अपनी स्वेच्छा से मुंबई नगर निगम के स्कूलों तथा मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किए। जैसे जैसे गतिविधियां बढ़ती गई, एक ऐसी संस्था के सहयोग की जरूरत महसूस हुई जो व्यवस्थित रूप से क्षेत्र परियोजनाओं को पूरा करे, विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में प्रासंगिक बुनियादी अनुसंधान करे और अच्छी शैक्षिक सामग्री प्रकाशित करे। होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र की स्थापना सन 1974 में टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की इकाई के रूप में स्थापना हुई। ये बात ध्यान रखनी है। और यह विज्ञान और गणित शिक्षा में शोध व विकास हेतु समर्पित है। इसके कुछ बिंदु आपको ध्यान रखने हैं कि 1990 के दशक में 4 और 5 के लिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें तैयार करी, जिसमें इन पाठ्यपुस्तकों और इनके पीछे की सोच क्या रखी गई। जिसमें पहला बिंदु देखिए, पाठ्यपुस्तकों अध्यापन व मूल्यांकन पद्धति में उपजी समस्याओं को कम करने की कोशिश करी गई। पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने के लिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में परीक्षण किए गए। 4 और 5 कक्षा की विज्ञान की पुस्तकों को विज्ञान, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन को मिलाकर के विकसित किया गया। और चौथा बिंदु है कि इन पाठ्य पुस्तकों में
याद करने पर कमजोर, समझने, अनुभव लेने, पढ़े हुए क्रियान्वयन करने और प्रयोग करने, निष्कर्ष निकाल करके उन पर फोकस, इन सब बिंदुओं पर फोकस किया गया। तो ये बिंदु यहाँ ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आगे जो नवाचार हुआ, लोक जुम्बिश कार्यक्रम, राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में सन 1992 में स्वीडन और सीडा संस्था के सहयोग से शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम ने पर्यावरण, विज्ञान, गणित आदि विषयों में पाठ्य पुस्तकें बना करके शिक्षकों को प्रशिक्षण दे करके राजस्थान की प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा को परिदृश्य रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अगला यहाँ पर है विक्रम साराभाई साइंस सेंटर अहमदाबाद की बात करते हैं। कुछ ज़रूरी बातें, तो 1960 के दशक में अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर इस केंद्र की स्थापना हुई। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों और सामान्य जनता के बीच में गणित और विज्ञान शिक्षण को लोकप्रिय बनाना था। विज्ञान के सिद्धांत, वैज्ञानिक विधियों, नवाचारी तरीकों को सभी लोगों तक पहुंचाने में कोशिश भी करी जा रही थी। तो ये विक्रम साराभाई साइंस सेंटर अहमदाबाद की बात ध्यान रखनी है। अगला है विद्या भवन सोसाइटी उदयपुर की बात करते हैं। क्षमता, वैज्ञानिक नज़रिया बनाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सोसाइटी ने अपने स्कूलों व महाविद्यालयों के माध्यम से इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश करी। पिछले 2 दशकों ने विद्या भवन ने राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में विज्ञान, गणित व पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने जैसे कार्य किए हैं। इसके बाद में अजीज प्रेमजी फाउंडेशन की बात कर लेते हैं। लास्ट अपना पॉइंट यहाँ पर, पीछे कुछ वर्षों से भारत के राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास होते रहे हैं। फाउंडेशन ने पिछले कुछ सालों में राजस्थान समेत कई राज्यों में कंप्यूटर एडेड जो लर्निंग कार्यक्रम है, इसके तहत पाठ्यक्रम आधारित सामग्री को सीडी रूप में विकसित किया और वितरित की गई। विभिन्न राज्यों में काम करते हुए शिक्षकों की अकादमिक ज़रूरतों को पहचानते हुए प्रशिक्षण देने और विज्ञान, भूगोल, अन्य विषयों में मॉड्यूल का निर्माण किया जा रहा था। और शिक्षकों को विविध शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए टीचर्स इंडिया नाम की वेबसाइट भी बनाई गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपको शिक्षक, जो विज्ञान में नवाचार हो रहे हैं शैक्षिक, उनको लेकर के आपको ध्यान में रखने हैं। ये लास्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पर और देख लेते हैं कि सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की शिक्षा शास्त्र में कुछ भिन्नताओं को लेकर के बात करते हैं। तो सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु के संदर्भ में बच्चों के खान पान, रीति रिवाजों, काम धंधों के संबंध में, पारिवारिक ज़रूरतों के संबंध में अनुभव अलग अलग होते हैं। लेकिन विज्ञान में ऐसा कुछ नहीं होता। चुंबकीय गुण संबंधित अवलोकन किसी भी जाति धर्म के बच्चे के लिए एक जैसे ही होंगे। तो पहली भिन्नता। दूसरी भिन्नता, तुलनात्मक रूप से देखें तो विज्ञान के मुकाबले सामाजिक विज्ञान में ज्ञान के स्रोतों तक जाना मुश्किल होता है। विज्ञान में प्रत्यक्ष घटित घटनाओं के अवलोकन, वर्गीकरण, विश्लेषण एवं प्रमाणीकरण से निष्कर्ष तक पहुंचने की संभावना है, जबकि सामाजिक विज्ञान में अधिकतर ऐसा करना संभव नहीं है। तीसरा यहाँ पर जो अंतर भिन्नता है वो है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति भिन्न प्रकार की है, इसलिए दोनों में ज्ञान की जांच के तरीके और ज्ञान प्राप्ति के स्रोत अलग अलग हो रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए चौथा बिंदु देखते हैं, चौथी भिन्नता। तो यहाँ पर देखिए, विज्ञान में एक ऐसी दशाओं में प्रयोग को बार बार दोहरा करके देखा जा सकता है और परिणाम एक जैसे मिलते हैं। सामाजिक अध्ययन में एक जैसे हालात पाना और प्रयोगों को दोहराना संभव नहीं है। पांचवा बिंदु है इतिहास अध्ययन की एक उद्देश्य बच्चों को ऐतिहासिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण जो पहलू हैं इनसे परिचित करवाना है। इतिहास में ऐसा नज़रिया बनाने में शिलालेख, ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक सामग्री आदि का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान का अपना इतिहास होता है, ऐसे उपकरणों के विकास, शोध पत्र आदि को समझ करके, पढ़ करके ही समझा जाता है। तो ये पांचवा बिंदु। छठा बिंदु देखिए, छठा बिंदु है यहाँ पर बाजार, मुद्रा, उत्पादन, मांग, उद्योग और मूल्य जैसी अमूर्त जो अवधारणाएं हैं इनको ठोस व रोचक उदाहरणों के द्वारा समझाने पर बच्चा उन मुद्दों से खुद जुड़ा हुआ पाता है। विज्ञान में कुछ अवधारणाओं के साथ तो ऐसा हो पाता है, लेकिन क्वांटम थ्योरी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति जैसी अवधारणाओं से खुद को जोड़ पाना कठिन होता है। तो ये भिन्नताओं को लेकर के बिंदु आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के रिवीजन अपन ने कर लिया है। नए टॉपिक्स भी कुछ अपन ने जाने हैं, तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी हमने सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स अपनी मैराथन क्लास में डिस्कशन कर रखा है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक मिल जाएगा। विज्ञान को लेकर के कंप्लीट 1 घंटे की लगभग क्लास है, तो एक ही वीडियो में आपको पूरा विज्ञान पेपर समझ में आ जाने वाला है। कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं सभी को आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे और अपनी तैयारी बहुत कम समय में अच्छी कर पाएंगे।